नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लॉबी सोच रही थी कि एनसीपी का पूरा विलय बीजेपी के अंदर हो जाएगा, अजीत पवार के बाद कोई नेतृत्व संभाल नहीं पाएगा। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और बाकी लोगों ने बहुत समझदारी का परिचय दिया। पवार साहब की पत्नी शायद डिप्टी सीएम बन जाए और बीजेपी के मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शिंदे पहले ही एक राह में कांटा बन के खड़े हुए हैं। मैंने अभय द्विवेदी से बात की और पूछा कि रुपया इतनी ऐतिहासिक गिरावट पे क्यों पहुंच गया, सोने चांदी में आग क्यों लगी और यूपी के विधायक और मंत्री आपस में लड़े क्यों जा रहे हैं। बहुत अच्छी बातचीत है। 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करें। अभय द्विवेदी के पास चले उससे पहले 2 मिनट का एक मैं आपको ट्रेलर दिखाना चाहता हूं। 4 पीएम पॉडकास्ट पे देश के सबसे बड़े मशहूर गीतकार, बहुत बढ़िया गाना लिखते हैं, समीर अंजान साहब, जिनके पिता अंजान साहब का गाना आपने सुना ही होगा, खैके पान बनारस वाला। और समीर अंजान साहब ने 5000 से ज्यादा गाने लिखे हैं। अभी गलवान जो पिक्चर आ रही है सलमान खान की, उसके भी सब गाने उन्होंने लिखे हैं। बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया। इसका 2 मिनट का ट्रेलर देखिए, फिर अभय द्विवेदी के पास चलते हैं। 5000 से ज्यादा गाने, 700 से ज्यादा फिल्में, और जादू ये कि गाने लिखने में 20 मिनट 25 मिनट, और कैसे कैसे अद्भुत गाने लिखे। खैके पान बनारस वाला, खैके पान बनारस वाला। मैं अगर कहूँ कि 70% बच्चन साहब के गाने मेरे पिताजी के लिखे हुए हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 70%। उसके बाद मैंने बच्चन साहब के साथ बहुत सारी फिल्में, बागबान, मैं यहाँ तू वहाँ, बाबुल की, कभी खुशी कभी गम के गाने मैंने लिखे। तो बड़ा पिता तुल्य व्यवहार उनका मेरे साथ रहा है शुरू से लेके अब तक। समीर साहब के पिताजी चाहते थे समीर साहब किसी भी तरह से गीतकार ना बने। कहीं न कहीं जब आप बड़े सपने देखते हैं ना, तो पहले आपको प्रिपेयर करता है बड़े फैसले लेने के लिए। और बड़े फैसले लेना उन्हीं लोगों का काम होता है जिनके अंदर वो शिद्दत होती है, जिनके अंदर वो लगन होती है कि अब तो कुछ भी हो, अब चाहे रब रूठे या बाबा यारा, हमने तो हाँ कर दी। और आज लोग कहते हैं कि जितनी रॉयल्टी आपको मिलती है उतनी शायद किसी को नहीं मिलती, इतना पैसा आप पे बरसता है। सर हुआ क्या है, रॉयल्टी का चक्कर ऐसा है कि हमारा हक, हमारे गाने जो पूरी दुनिया में बजते हैं, हम जब एक प्रोड्यूसर के लिए गाने लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं उसकी फिल्म के लिए गाने लिखते हैं। अब वो गाने जो पूरी दुनिया में बजते हैं, जिसका पैसा प्रोड्यूसर को, जो पैसा फिल्म का मिलना चाहिए वो तो म्यूजिक कंपनी से ले लेता है। जब पूरी दुनिया में जो गाने जो बजते हैं तो उसमें भी वो बोलता है कि वो गाने भी मेरे ही हैं, उसका पैसा भी आपको क्यों दूं मैं। लेकिन आपको लगता है कि जिससे इश्क की शादी हो जाती तो ये जो अंदर का जो कवि है तई लेकर क्या होता है ना, प्यार जो है ना वो प्रतीक्षा का नाम है। प्यार में अगर प्राप्ति हो गई ना तो प्यार खत्म। तो ये समीर अंजान साहब का ट्रेलर 4 पीएम पॉडकास्ट पे संडे को पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे। चलते हैं अभय जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। महाराष्ट्र में लग रहा था कि अजीत पवार के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी एनसीपी में दो फाड़ कर देगी, तोड़ देगी एनसीपी को। लेकिन एनसीपी के विधायकों ने जिस तरह से सामूहिक एकता का परिचय दिया, मुझे लगता है भाजपा के मंसूबे जरूर कहीं ना कहीं खत्म हुए होंगे। लगभग ये तय हो रहा है कि अजीत पवार जी की पत्नी जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगी और प्रफुल्ल पटेल पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। शरद पवार के साथ भी विलय हो सकता है। महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम पे आपका क्या मानना है? अजीत पवार के निधन से भाजपा को झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि शिंदे से बीजेपी की पटती नहीं है। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री और शिंदे के संबंध अच्छे नहीं है। अजीत पवार को एक बैलेंस पावर की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी। क्या लगता है कि महाराष्ट्र के परिदृश्य में उनके निधन के बाद क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो बात आपकी सही है कि अजित पवार महाराष्ट्र में जो शक्ति संतुलन था, खासतौर से महायुति के भीतर, उसमें देवेंद्र फडणवीस की तरफ झुके हुए थे। अगर अजित पवार देवेंद्र फडणवीस का साथ न देते तो वो शिंदे को मुख्यमंत्री बनने से इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता था। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से केवल 13 सीटें दूर थी। भारतीय जनता पार्टी को अगर 13 सीटें और मिल जाती तो वो अकेले दम पे बहुमत प्राप्त कर लेती। तो शिंदे मुख्यमंत्री बनने पर आमादा थे और वो हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक केकई की भूमिका भी निभा रहे थे। वो कोप भवन में भी पड़े हुए थे, वो अपने गांव भी चले गए थे और पता नहीं उन्होंने ये तक तय किया था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये तय करने के कगार पर पहुंच गए थे। तो उनके विकल्पों
को खत्म करने में अगर किसी व्यक्ति की प्रमुख भूमिका थी तो वो अजित पवार थे। अजित पवार ने फडणवीस का साथ देकर शिंदे के तमाम विकल्प जो थे वो खत्म हो गए। अगर अजित पवार अगर शिंदे के साथ मिल जाते तो मैं समझता हूं कि फडणवीस को इतनी ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनने में बहुत दिक्कत आती और हो सकता अंततः भाजपा को ज्यादा सीटें होते हुए भी शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाए रखना होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ऐसा नहीं हो पाने में अजित पवार की प्रमुख भूमिका थी। तो फडणवीस कहीं ना कहीं अजित पवार के प्रति एहसानमंद भी महसूस करते हैं। फिर भी जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को समझता हूं, मैं मानता हूं कि जब तक सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ न ले लें तब तक आप ये मत मानिए कि वो उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, क्योंकि भाजपा कुछ भी सोच सकती है। दोस्ती अपनी जगह है, एहसान अपनी जगह है। एहसान तो बहुत तरीकों से चुका दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों के काम करवा दिए जाएंगे, एहसान चुक जाएगा। दूसरे, महाराष्ट्र में जितनी छोटी छोटी पार्टियां कम हों और वो उधर भाजपा के अंदर समा जाएं उतना भाजपा के लिए बेहतर है। भाजपा की सत्ता और दूरगामी तौर पर स्थायी बनेगी। और अगर इन 40 विधायकों में जो कि इनके थे, अजित पवार के ग्रुप के थे, इनमें से बहुत से विधायक भाजपा की तरफ पहले ही से झुके हुए हैं। खुद प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए हैं, कौन नहीं जानता इस बात को। तो ये लोग भाजपा के अंदर आ जाएं। शायद भाजपा चाहती होगी कि एक ऐसा क्षण आने दिया जाए जब सारे के सारे एक साथ भाजपा में चले आए और पूरा अजित पवार ग्रुप जो है वो इनके अंदर समा जाए। और अगर वो शरद पवार के साथ मिल जाएगा ग्रुप तो भाजपा को और ज्यादा मेरे ख्याल से आसानी होगी, ज्यादा बड़े ग्रुप को अब भाजपा अपनी ओर खींच पाएगी। क्योंकि अंततः भाजपा की जो राजनीति है उस राजनीति में वो लोगों को सत्ता का इतना अभ्यस्त कर देती है कि फिर वो लोग, उन लोगों को कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि वो सत्ता के बिना रह पाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जब एकनाथ शिंदे ने अपने ये फैसला दिया कि हम सरकार में नहीं शामिल होंगे, हम बाहर रह के समर्थन देंगे, और वो समर्थन बहुत सरकार को अस्थिर बना देता है, इस तरह का समर्थन जो बाहर रह के किया जाता है। तो फडणवीस ने क्या किया? फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के ही लोगों को, उन्हीं के नेताओं को, पार्टी के और वरिष्ठ विधायकों को और इन सबको शिंदे के पास भेजा और उन लोगों ने जाके कहा कि देखिए, अगर आप नई सत्ता में शामिल होंगे तो हम लोग सरकार के बाहर रहकर क्या करेंगे, हम तो सरकार में जाना चाहते हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा शिंदे से। तो उनके ये कहने से शिंदे की आंखें खुल गई। शिंदे समझ गए कि अगर ये लोग हम सरकार के बाहर रहे तो हम ही रह जाएंगे सरकार के बाहर। इनमें ज्यादातर लोग तो जो है ना वो सरकार के अंदर चले जाएंगे और सरकार के अंदर जाने के लिए उन्हें मेरे खिलाफ एक विद्रोह करना पड़ेगा, जो कि वो आसानी से कर देंगे। अगर मैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर सकता हूं तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई बड़ी भारी निष्ठा दिखाई हो जो ये हमारे प्रति निष्ठा दिखाएंगे। तो माहौल इस तरह का पूरा बन गया था। तो मैं नहीं मानता हूं कि भाजपा ने ये विचार पूरी तरीके से त्याग दिया है कि वो अजित पवार के विधायकों को अपने आगोश में नहीं लेगी। वो योजना उनकी चालू होगी। मैं कहता हूं ऑपरेशन कमल कभी रुकता नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है। प्रदेश कोई भी हो, जगह कोई भी हो, देश काल कोई भी हो, ऑपरेशन कमल हमेशा चलता रहता है। और ऑपरेशन कमल के मर्म में ये आग्रह है 100% भाजपा, चप्पे चप्पे पर भाजपा। तो ठीक है, महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है, अभी मृत्यु हुई है, बहुत विशाल बारामती में शोकाकुल पवार समर्थकों का, पवार परिवार के समर्थकों का कितना विशाल जमावड़ा हुआ। अब अखबार में तस्वीर छपी है, वो देखते ही बनती है। तो अभी नहीं करना चाहते और फिर थोड़ा मन में हो सकता है ये हो कि भाई अभी इन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाने में मदद भी की थी और अभी हम इनकी पार्टी तोड़ेंगे और अगर हम सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद से वंचित करेंगे या इस तरह का कुछ करते हुए नजर आएंगे तो फिर अच्छा संदेश नहीं जाएगा और माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को जरा सा मौका मिलते ही खा जाती है। तो भाजपा ये संदेश नहीं देना चाहती, लेकिन 6 महीने बाद जब इस प्रकार की कोई भावना नहीं रह जाएगी, जब इस प्रकार का कोई संकेत नहीं रह जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी, कुछ भी कर सकती है उस वक्त।
लेकिन पेश तो अभी भी फंसा हुआ है। देखिए, मेयर का जो चुनाव माना जा रहा था, गोदी मीडिया ने इतने पुरजोर तरीके से कह दिया कि बीएमसी में लहर आ गई बीजेपी की, लेकिन मेयर का पद अभी भी फंसा हुआ है। शिंदे नाराज हैं, कई कई जगह वो खुरपेच पैदा कर रहे हैं, तो मेयर का चुनाव भी अभी तक फंसा हुआ ही है मामला। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी भूचाल अभी भी आ सकता है। देखिए, मेयर के चुनाव में शुरू में जरूर ये मामला फंसा था, लेकिन फिर बीच में ये भी लगा था कि लॉटरी से जब निकलेगा कौन मेयर इस बार बनेगा, तो उसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मेयर बनने का मौका मिलेगा। और अनुसूचित जाति का कोई सदस्य जो है ना शिंदे के पास था और ना ही भाजपा में था। उस तरह से वो सदस्य जो था वो नहीं, ना अजित पवार के पास था और ना उनके पास था, तो वो सदस्य शिंदे के पास था। तो उसमें शिंदे का बन सकता था एक मेयर, मतलब जो जहां तक मुझे याद पड़ती है, बहुत बारीक बातें हैं, लेकिन उसमें शायद वो एक कुछ नियम बदले गए, लॉटरी निकली गई, तो लॉटरी निकलने में वो लॉटरी जो है वो महिला सदस्य के पक्ष में निकल आई। अब जो शुरू के पहले साल जो है ना, वो महिला एक बनेगी मेयर बॉम्बे की, तो वो महिला जो है वो उनके पास है, बीजेपी की बात भी है हाँ, और भाजपा के पास है जी। तो अभी वो जो शिंदे ने जो कुछ संभावनाएं पैदा की थी इस तरह की कि वो भाजपा को परेशान कर पाए, मुझे लगता है कि वो संभावनाएं थोड़ी कमजोर हो गई हैं। ठीक बात है। उधर की तरफ चलते हैं। आर्थिक मोर्चे पर दो बातें हैं। सोने और चांदी ने एक ऐतिहासिक बढ़त हासिल कर ली है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 3-3 4-4 गुना कैसे हो गया। दूसरी तरफ शेयर मार्केट का तो बुरा हाल है, लेकिन रुपया भी 92 है, $1 के मुकाबले लगभग 92 रुपए तक पहुंच गया। मतलब इतना कभी इतिहास में गिरा नहीं। मुझे जहां तक याद आ रहा है 60 से कम था मनमोहन सिंह के टाइम में, वो 92 रुपए तक पहुंच गया। किसी टाइम में सुषमा स्वराज खुद मोदी जी कहते थे कि रुपया नहीं गिरता, प्रधानमंत्री की हैसियत गिरती है, स्तर गिरता है। अब कह रहे हैं कि अगर रुपया गिर गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो टैक्स हम पे लगाए दिए गए थे, इसलिए रुपये का ये हाल होती है। टैक्स तो अभी लगाए गए थे और रुपये का मूल्य तो लगातार गिर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था इतने नाजुक विषय पे पहुंच जाएगी। एशिया में सबसे बुरी हालत जो है वो इस समय भारत की है। ये स्थिति कभी हो जाएगी, कभी कल्पना करी थी अभय जी? देखिए, मुद्रा की जो कीमत है वो टैरिफ लगाने से या किसी टैक्स से, आप शायद टैरिफ कह रहे होंगे, टैरिफ लगाने से या किसी टैक्स से जुड़ी हुई नहीं है। जो आदमी उसको जोड़ के कह रहा है, या तो वो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जानता नहीं है, या वो जानते हुए भी एक झूठी बात प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के तर्क पर कोई ध्यान दिया जाना चाहिए। दुनिया की अर्थव्यवस्था की हकीकत क्या है? मोटे तौर पर जो लोग अखबार पढ़ते हैं और अखबारों में जो एक इकोनॉमी वाला पेज आता है, उस पेज पे थोड़ा बहुत समय खर्च करते हैं, उन्हें ये सब बातें पता है। सीधी बात यह है कि सारी दुनिया में ट्रंप के आने के बाद में डॉलर कमजोर हुआ है। सारी दुनिया में डॉलर की औकात, करेंसीज का जो बास्केट है उसमें कम हुई है सारी दुनिया में। लेकिन भारतीय मुद्रा जो है वो डॉलर के कमजोर होने का लाभ नहीं उठा पाई है। भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होती जा रही है। ये नरेंद्र मोदी की विशेष किस्म की विफलता है। एक ऐसी विफलता है जिसको कोई भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक जिसका बचाव नहीं कर सकता। अच्छा, जो हिंदुस्तान में सोने और चांदी की जो कीमतें बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ी हैं आज, मतलब आज सवेरे के अखबारों को अगर ताज़ी खबर मानी जाए, हालांकि सवेरे से लेकर अब तक और भी ज्यादा कीमतों में परिवर्तन हो गया होगा, क्योंकि बाजार तो खुला ही रहा दिन में ना, तो अगर सवेरे की अखबारों पर उनको एक आधार माना जाए तो सोना 2 लाख रुपए होने की तरफ जा रहा था, यानी 1,75,000 रुपए 10 ग्राम का हो चुका था सोना। और चांदी जो है वो 4 लाख रुपए के करीब पहुंच गई थी। यानी पिछले 10-15 दिनों में उसके अंदर 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी चांदी में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो भारत में कीमतें बढ़ी, इसका रुपए की स्थिति से कोई ताल्लुक नहीं है। रुपए की स्थिति से किससे ताल्लुक है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसका ताल्लुक दुनिया में डॉलर की कीमत गिरने से, डॉलर के कमजोर होने से इसका ताल्लुक है। तो सोना और चांदी कोई भारत में तो पैदा होते नहीं है, सारे बाहर से आते हैं, सारा बाहर से आता है। ना चांदी भारत में पैदा होती है, ना सोना भारत में पैदा होता है।
जो कुछ भी बताया जाता है सब वो ऐसा ही है, कहानी किस्से हैं। बाकी तो वास्तविक स्थिति यह है कि सोने की खदानें बाहर, देश के बाहर हैं, और चांदी की जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो भी देश के बाहर है। दूसरे, एक विदेशक से मेरी सवेरे ही बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि चांदी जो है, सोना एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है, यानी सोने का इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होता। सोना एक बेशकीमती धातु है, प्रेशियस मेटल है, लेकिन इंडस्ट्री, किसी चीज को बनाने में सोने का इस्तेमाल नहीं होता। चांदी एक ऐसी कीमती धातु है जिसका बहुत सी चीजें बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कोई मिसाइल बनती है तो एक मिसाइल में कई किलो चांदी खर्च होती है मिसाइल बनाने में। जितने भी चिप वगैरह बनते हैं उनमें बहुत चांदी खर्च होती है। और जो आजकल बिजली की कारें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं, उनमें चांदी की बड़ी खपत हो रही है। इसी तरह कई इंडस्ट्रियल उत्पाद ऐसे हैं, कई औद्योगिक उत्पाद ऐसे हैं इनमें चांदी की खपत हो रही है। आजकल ऐसे उत्पादों, इसे प्रतिरक्षा में चांदी बहुत बिक रही है, चांदी खर्च होती है। कारें बनाने में सारी दुनिया में फैशन और बाहर आई हुई है इलेक्ट्रिकल कारों की, उनमें चांदी का बहुत बड़े पैमाने पर खपत चांदी की बढ़ गई है। तो ऐसे में जो औद्योगिक उत्पादन में चांदी के खर्च होने से क्या हुआ है कि चांदी की मांग बहुत बढ़ गई है। ये मांग केवल व्यक्तिगत या जेवर बनाने तक के आप इस तरह तक सीमित नहीं रह गई है, बहुत बड़े पैमाने पर चांदी की सारी दुनिया में मांग बढ़ी। और इस मांग बढ़ने के कारण जो चांदी की डिमांड एंड सप्लाई है, उसकी उस समीकरण के ऊपर उसका बहुत असर पड़ा है और चांदी की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, क्योंकि चांदी बड़े पैमाने पर उन जो फैक्ट्रियां चांदी की जरूरत है, फैक्ट्रियों को वो खरीद रही हैं, चांदी बहुत बड़े मतलब खरीद रही हैं। इन सब का असर पड़ रहा है पूरी तरीके से। और सोने के कम और डॉलर के कमजोर होने से क्या हो रहा है कि डॉलर जो अपने आप में, डॉलर खरीद के रख लेना अपने आप में एक बचत का बड़ा कारण था, मतलब तो सभी जगह बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो डॉलर में रिजर्व अपना रखने की बजाय सोने के रूप में अपना रिजर्व रखना चाहती हैं, वो भी सोना खरीद रही हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में सोने की मांग भी बहुत बढ़ गई है और चांदी की मांग भी बहुत बढ़ गई है, कारण मैंने आपको बताया ही। तो उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर सोने और चांदी की मांगों में बहुत बड़ा उछाल आया है। वो असर आपको भारत में भी दिखाई पड़ता है। बाहर जो चीज डॉलर्स में दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारत में रुपया कमजोर हो गया है डॉलर के मुकाबले, इसलिए यहां पर और भी ज्यादा वो बढ़ी हुई चीज लग रही है। अगर डॉलर में भारत रुपया 70 रुपए का होता, मान लो $1, तो सोना चांदी आपको इतने महंगे नहीं दिखाई पड़ते रुपयों में, मतलब। तो ये सब पूरा मामला है। जहां तक भारत में सोने की खपत का सवाल है, भारत में भी सोने की खपत बहुत बड़ी है। आज के अखबारों में ये भी खबर थी, मैंने देखा कि शायद बहुत बड़े पैमाने पर सोने की डिमांड भारत में बढ़ी है, इससे भारत में और ज्यादा सोना आयात करना पड़ रहा है। तो हर जगह जब जिस चीज की मांग बढ़ रही है, अच्छा, और जाहिर है कि सोने को खदान से निकाला जाता है, फिर उसको परिष्कृत किया जाता है, इस रूप में लाया जाता है जिस रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये प्रक्रिया तो अपने ही दर से चलती है, इसकी रफ्तार तो अपनी रफ्तार है। ऐसा तो है नहीं मेरे 10 साल में इस प्रक्रिया में कोई दिन दुगनी रात चौगनी मतलब रफ्तार में बढ़ोतरी हो गई हो। तो ये सारी स्थितियां हैं जिसकी वजह से भारत में सोना चांदी बहुत उछल रहा है। भारत में भी क्या है, चूंकि स्टॉक एक्सचेंज पिट रहा है भारत का। पिछले 1 साल में फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, FFI ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत के शेयर बाजार से अपना रुपया निकाला है, बिलियंस ऑफ डॉलर निकाल लिए। तो शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के मामले में और लोगों को रिटर्न बहुत घट गया है। आप तो खुद शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जानते हैं कि आमदनियां जो है शेयर बाजार से एक जमाने में बहुत अच्छी आमदनी होती थी, उतनी अच्छी आमदनी तो होती नहीं, अस्थिरता भी है, भरोसा भी नहीं होता कि उसमें लगाया जाए। तो लोग अपनी बचत कहाँ रखें बचा के, और जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें बहुत कम मिलता है। मान लो अब 7-7.5% तो आपको फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिला, उसमें फिर आपका TDS भी कट जाएगा, आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर व्यवहारिक रूप से वो फिर 5-6.5% ही रह जाता है आपके पास पैसा, यानी 100 रुपए पे आपको 5-6 रुपया ही मतलब उसके अंदर आमदनी होती है उसमें। तो ऐसे में फिक्स डिपॉजिट करना
स्थायी जमा निधि करना ये भी कोई बहुत फायदे की चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट में लगाना पे भी कोई ज्यादा भरोसा रहा नहीं, तो आदमी कहाँ करे? मान लो किसी के पास पैसा है तो वो सोना खरीद के रख लेगा अपने पास, क्योंकि उस सोने के ऊपर लोन मिल जाता है फौरन। जरूरत पड़े तो आप बैंक में सोना लेके जाइए, सबसे ज्यादा आसानी के साथ बैंक वाला आपको लोन दे देगा। इस वक्त देश में स्थिति यह है कि मध्य वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड लोन लिए हुए है, और इस तरह से मध्य वर्ग एक तरह से कर्ज में भी दबा हुआ है। लोगों की आमदनियां बढ़ नहीं रही हैं। एक तो वो लोग हैं इनके पास खूब पैसा है, तो वो सोना मान लो बचा के रख रहे हैं, वो तो सोने पे लोन नहीं लेंगे, जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, लेकिन उनके पास जरूरत नहीं उन्हें लोन लेने की। लेकिन जो साधारण मध्य वर्ग है, जो कि मकानों की किस्तें दे रहा था, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था, अपनी बेटियों की शादी वगैरह कर रहा था, जिसने उसको योजनाएं बना रखी थी, कुछ उसकी तमन्नाएं थी, तो वो सब तो उसका बढ़ा नहीं, उसमें वो आमदनी तो बढ़ी नहीं, उसकी आमदनी घटी है, रोजगार घटे ही है, कटौती हुई है आमदनी में। ऐसी स्थिति में लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को अचानक बदलना संभव नहीं होता है। जैसे अचानक आपकी अगर आमदनी में 50% या 40% गिरावट आ जाए, तो आप अपनी जरूरतों में 40% गिरावट नहीं कर पाएंगे तुरंत उसके मुताबिक। कुछ दिनों तक तो आपको उसी रफ्तार से खर्च करना पड़ेगा, बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, मकान के ऊपर, सब खान पान के ऊपर, सब चीजों को उसी रफ्तार। फिर धीरे धीरे करके आप उसमें नियंत्रण कर सकते हैं, वो भी सब लोग नहीं कर पाते हैं नियंत्रण। तो ऐसी हालत में लोगों को फिर लोन लेना पड़ता है, और कर्ज लेने के लिए लोग कहां से कर्ज लें? मकान में मान लो पहले से आप किस्तें दे रहे हैं, जिस मकान पे किस्तें दे रहे हैं उस पर तो आप कर्ज ले नहीं सकते। तो फिर सबसे अच्छा तरीका है कि बाजार में अपने घर का आप सोना लेके जाइए, और बैंक में आदमी बैठा हुआ है, इसीलिए स्पेशल केबिन में बैठा हुआ है तैयार मेज के पीछे। जैसे ही आपने सोना निकाला वो आपको हाथों हाथ लेगा, 1 मिनट लगेगा आपको, फौरन उसकी क्वालिटी, उसकी वो शुद्धता नापी जाएगी, क्योंकि आप फर्जी चीज तो नहीं बैंक को भेज रहे हैं। वो भी उनके पास मशीनें वशीनें सब तैयार हैं, फटाफट आपको लोन मिल जाएगा, आप लोन लेके चले आएंगे। तो ये पूरे देश में चल रहा है। देश में सबसे ज्यादा गोल्ड लोन बड़े पैमाने पर बढ़ा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है लोगों की आमदनियां बढ़ाने में नाकाम है, रोजगार देने में नाकाम है, और बाजार जो है, विज्ञापन की दुनिया जो है, आपकी आकांक्षाएं, आपकी डिजायर्स, आपकी कामनाएं लगातार बढ़ा रही हैं। आपको कारें भी चाहिए, आपको शादियां भव्य तौर पर करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है इंसान को। तो आज हाँ, तो इसमें ये अर्थव्यवस्था की ये सारे के सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मध्य वर्ग से जो वायदा किया था कि हम आपको मौज मजा करवाएंगे, तो हमारे आपके जैसे लोगों से वायदा किया था एक भारतीय अर्थव्यवस्था ने, 1990 से वायदा चला आ रहा है ये। मोदी जी ने तो इस वायदे को मतलब अच्छे दिन आएंगे करके आसमान पे पहुंचा दिया था, हमें मौज मजा करने को मिलेगा। अब मौज मजा हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कर्जा लेके करेंगे मौज मजा, किस्तें देंगे। अब किस्तें देते जाएंगे तो सोना रख देंगे गिरवी। ठीक बात है। मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, सोना बहुत बड़े पैमाने पर गिरवी रखा हुआ है, उसका आंकड़ा भी मिल सकता है अगर हम लोग थोड़ी सी खोज करें। वो भी अपने आप में एक दिखाने बताने वाली बात है। मैंने फिलॉसफी ली थी, फिलॉसफी का में एक दर्शन था, चारबाग दर्शन। वो दर्शन ही यही है कि जितना कर्जा ले लेके घी पी सकते हो उतना पियो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो वही नशे की आदत डाल दी गई है। लोन, गोल्ड लोन लिया जा रहा है, उसके कर्जे में मध्यम वर्ग दबा जा रहा है। लेकिन एक और ड्रॉबैक ये है कि जो मध्यम वर्ग अपने बच्चों की शादी के लिए छोटा छोटा सोना चांदी खरीद लिया करता था, वो बड़ा परेशान है कि बिटिया की शादी है, अब तो सोना रीच से बाहर हो गया। वो भी कोस रहा है सरकार को, उसको इतना गणित तो समझ में आता नहीं है। नहीं, इसमें जब सोने को गिरवी रखने जाते हैं संजय जी, तो बड़ा कोफ्त कर होती है उनको, ऐसी बात नहीं है, वो तो मजबूरी में गिरवी रखना पड़ता है। अच्छा, अब इतना महंगा हो गया है कि नया खरीद नहीं सकते आप। सही बात है, बिल्कुल लगता है। अब सोना कितना महंगा हो गया है। अच्छा, भारत में अपराध भी बहुत बढ़ गए हैं। अपराध इतने बढ़ गए हैं कि आपके घर की औरत मान लीजिए सोने की चेन पहन के निकले हुए, कोई गारंटी नहीं है कि उस चेन के साथ वो वापस आए। वो अपने गर्दन पे एक अमित शाह जी ने तो कहा था कि अमित शाह ने कहा था यूपी की कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, रात के 12 बजे भी गहनों से लदी हुई लड़की कोई जाए तो उसका कुछ होगा नहीं। अमित शाह जी काम तो केवल डींगे मारना। देखिए, अमित शाह की जिम्मेदारी क्या है? नई नई डींगे खोजो, नई नई शेखियां खोजो, और उनको भगारो टीवी पे जाकर। हम इतने घुसपैठिए खोजेंगे, नहीं खोज पाते हैं। हम गहने से लदी लड़की को रात के 12 बजे घुमाएंगे और ये दिखाएंगे कि देखिए उसके गहने कोई नहीं छीन रहा है। ये सब हो नहीं पा रहा है। तो इन लोगों का काम, वो तो खुद ही कह चुके हैं अमित शाह, भाई हम जो बोलते हैं वो जब उन्होंने कहा कि
15 लाख वाला तो एक जुमला था। जो व्यक्ति खुद देश की जनता के सामने ये कह के स्वीकार कर सकता है कि 15 लाख वाला जुमला था, सोचिए उसका बुनियादी जिम्मेदारी उसकी क्या है। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना नहीं है। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी आतंकवादियों को रोकना नहीं है। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है नए नए फिक्रे खोजना, नई नई शेखियां खोजना, नई नई डींगे मारना, और इस काम में वो बिल्कुल कुशल है। इसीलिए मोदी जी उनको रखे हुए हैं, और मोदी जी को भी इस काम में बहुत मजा आता है। दोनों मिलकर बैठते हैं, कौन सी नई डींग खोजी मारी है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आखिर में एक सवाल, उत्तर प्रदेश में अब तक तो दोनों डिप्टी सीएम से भिड़ते थे। अब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गए और उनके एक विधायक ही उनकी गाड़ी के आगे 50 मोटरसाइकिलें गाड़ियां लगा के खड़े हो गए कि कैसे जाओगे, बड़ा बुरा हाल है। अब वो जो है मंत्री और विधायक भिड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा पहले तो डबल इंजन भिड़ते थे, अब तो बाकी डिब्बे भी आपस में भिड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी में? भाई देखिए, जिस प्रदेश में कुशासन, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा कुशासित प्रदेश है। इस मामले में मुझे लगता है उसने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। पहले बिहार नंबर 1 पे हुआ करता था। तो ये इतना कुशासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब मैं इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जो कि शिष्टता के खिलाफ हो, लेकिन उनका एक ही काम है। जैसे अमित शाह का एक काम है, मोदी जी का एक ही काम है, तरह तरह की शेखियां खोजना, मतलब आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा कैसे की जाए ये देखना, खोजना। उनका एक ही काम है, मुसलमानों को गालियां निकालते रहना। इसके अलावा क्या वो सरकार कैसे चलाई जाती है, गवर्नेंस किसको कहते हैं, इसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान दिया है? अब आप बताइए, लाखों करोड़ रुपए का, तो सैकड़ों करोड़ रुपए का तो वो विज्ञापन दे चुके हैं अपनी सरकार के लिए। उसमें तरह तरह के आश्वासन देते रहते हैं, मैं देखता हूं वो सब। और चूंकि वो पैसा दे रहे हैं इसलिए पूरे पूरे टीवी वाले दिखाते हैं उन्हें, इतने बार दिखाते हैं कि आपको रट जाएंगे विज्ञापन अगर हम देखने लगे पूरे। ठीक बात तो है। अब ये सब वो कर रहे हैं, और उन्हीं के मंत्री जो हैं, उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के मंत्री का रास्ता रोक रहे हैं। उसमें मोटरसाइकिलें और कारें लगा, क्यों रोज रोक रहे हैं? क्योंकि सड़कें खुदी पड़ी हैं। सड़कें क्यों खुदी पड़ी हैं? क्योंकि नल से जल लाना है। भाई नल से जल लाना है, नल से जलाने के लिए आपने पाइप डाला, सड़क तोड़ दी आपने, तो जोड़ेगा कौन उसको? इसी तरह की ये लोग बातें करते हैं। अब एक यूजीसी की वो ले आए, वो नियमावली बना दी। धर्मेंद्र प्रधान बोले मैं इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। अरे भाई, क्या आप हर जगह मौजूद रह सकते हैं उसका दुरुपयोग रोकने के लिए? ठीक बात है। कानून ऐसा बनाइए दुरुपयोग ना हो उसका। ये आपके निजी प्रयासों से ना दुरुपयोग रुकता है, दुरुपयोग होता है। कहना है शेखी बगानी है, कुछ भी नहीं होता है, आपकी सदिच्छा से ही नहीं होता है। ठीक बात। अजीब सी बात ये लोग करते हैं। और जब तक देखिए, जब तक इन लोगों की वोट के मैदान में ये मटिया मैट नहीं होंगे ना, तब तक इसी तरह की बेहुदा और बेकार की बातें इन लोगों के मुंह सुननी पड़ेंगी। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम ऐसी बातों पर डिस्कशन करते हैं, ऐसी बातों पर चर्चा करके हम लोग अपना समय खर्च करते हैं। हमारे दर्शक भी सोचते होंगे कब तक हम लोग इन लोगों की बातों पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, हम लोग तो चर्चा करेंगे, लेकिन आपने समय दिया, थैंक यू सर। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।